नमस्कार बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक अधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद। कीमत विभेद एक अधिकारी की उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वह अपने द्वारा उत्पादित समान वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें वसूल करता है। जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। स्टेंगलर ने कहा, समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूलने को कीमत विभेद कहते हैं। कीमत विभेद के रूप की बात करें तो प्रोफेसर फीगू ने एक अधिकार को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर जो फर्स्ट श्रेणी आती है, प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। तो इस श्रेणी के कीमत विभेद के अंतर्गत उत्पादक वस्तु की प्रत्येक इकाई की वह उच्चतम कीमत देता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार रहता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कोई बचत नहीं होती। डॉक्टर तथा वकील के लिए यह मूल्य विभेद संभव है जो प्रत्येक ग्राहक से उसकी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कीमत लेते हैं। चित्र द्वारा ये इस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सबसे पहले जो ये OX है वो मात्रा दिखा रहा है और OY जो है कीमत दिखा रहा है। एक अधिकारी वस्तु की प्रथम इकाई को देख रहे हैं आप, OP1 कीमत पर बेचता है। ये देख रहे हैं आप, OP1 जो है ये कीमत पर बेच रहा है, जबकि द्वितीय इकाई को जो है ये OP2 व तीसरी इकाई को जो है OP3 कीमतों पर बेचता है। यह मानते हुए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है इस तरह रहती है, हम मांग वक्र DD को वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र भी मान सकते हैं। चूँकि एक अधिकारी उपभोक्ता से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के समान ही कीमत वसूल करता है, ऐसी दशा में मांग वक्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्र ही उसका कुल आगम बन जाता है। यदि फार्म OM3 मात्रा उपभोक्ता को बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला कुल आगम जो है OP3 TM3 न होकर OD TM3 होगा। प्रथम श्रेणी के जो है कीमत विभेद के अंतर्गत एक अधिकारी का यही प्रयास रहता है कि उपभोक्ता को प्राप्त समुचित उपयोगिता हस्तांतरण होकर उसके एक अधिकार के पास पहुंच जाए, यानी उपभोक्ता को बचत प्राप्त न हो पाए। द्वितीय श्रेणी की कीमत विभेद की बात करें तो इसमें एक अधिकारी अपनी क्रेताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है और प्रत्येक श्रेणी में समूह के सभी सदस्यों से वह न्यूनतम कीमत ली जाती है जो उस समूह का सबसे निर्धन व्यक्ति देने को तैयार है। इसमें क्रेता या उपभोक्ता की कुछ बचत प्राप्त हो जाती है। जैसे रेलवे के डिब्बे का देखा होगा कि रेलवे के जो डिब्बे होते हैं तो उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो है विभाजित किया रहता है और उसमें जो है अलग अलग जो है उपभोक्ताओं को अलग अलग किराया लिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं OX की बात करें तो OX ये क्या दिखा रहा है, ये OX अक्ष पर ये उत्पादन की मात्रा दिखा रही है और OY जो है आपकी ये आगत आगम और कीमत स्तर दिख रही है। देख रहे हैं आप। अब बात करें कीमत स्तरों पर OM1 मात्रा जो है OP1 की, ये देखो OP1 प्रति इकाई कीमत पर बेच रहा है और OM2 ये
टू, यहाँ देख रहे हैं आप OP2 प्रति इकाई कीमत पर, तथा OM3 जो है OP3 कीमत पर बेचता है। चित्र से आप देख रहे होंगे कि चित्र से सबसे ऊंची कीमत जो है OP1, सबसे ऊंची कीमत जो है OP1 पर सबसे कम उत्पादन मात्रा OM1 है। ये देख रहे हैं आप OP1, ये OP1, ये देख रहे हैं OP1, यहाँ OM सबसे ऊंची कीमत पर सबसे कम उत्पादन की मात्रा है। इससे कम ऊंची कीमत पर OP2, OM2 और इससे और नीचे पर जो है कीमत पर जो है OP3 ये और OM3 बेचने पर तैयार है, अर्थात वह अधिक उत्पादन मात्रा पर कम कीमत लेने को तत्पर है। और चित्र के जो आगे के क्षेत्र जो है OP3, OP2, KRTS, ये KRTS की बात करें, यहाँ देख रहे हैं आप, ये KRTS द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ता की बचत का शेष भाग एक अधिकारी के पास न जाकर स्वयं उपभोक्ता को जो है प्राप्त होता है। अब जो है जो तृतीय श्रेणी की बात करें, तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद, तो इसके अंतर्गत एक अधिकारी अपने क्रेताओं को विभिन्न श्रेणियों या बाजारों में बांटकर हर श्रेणी या बाजार की मांग की लोच के अनुसार अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं आप चित्र, और चित्र में देखो, यहाँ पे चित्र में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि एक अधिकारी जो है प्रत्येक बाजार में जो है OM वस्तु बेच रहा है, प्रत्येक बाजार में जो है वो OM वस्तु बेचता है, परंतु बाजार में मांग की लोच के अनुसार वह एक बाजार में OP1, OP और OP2 कीमत ले रहा है। तो ये कीमत विभेद की श्रेणियां हो गई। नेक्स्ट जो बात करें कीमत विभेद के लिए जो दशाएं होनी चाहिए, तो कीमत विभेद के संभव तथा लाभदायक होने के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है, जिन्हें इस चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। कीमत विभेद के लिए जो है जो दशाएं की बात करें, तो सबसे पहली दशा होनी चाहिए बाजारों का पृथकीकरण, और दूसरी दशा होनी चाहिए मांग की लोच में विभिन्नता। बाजारों का पृथकीकरण की बात करें, तो बाजारों का पृथकीकरण जो है आपको चार सारणी में जो है चार जो है पॉइंट से जो है समझाया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता की, दूसरा है वस्तु की प्रकृति, तीसरी है यातायात व्यय, और चौथी जो है कानूनी नियमन। उपभोक्ताओं की विशेषताओं की जो प्रथम जो पॉइंट है, उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण की बात करें, तो इनको भी जो है 3-4 भागों में जो है इसमें विभाजित किया गया है। उपभोक्ता की अज्ञानता, अविवेकपूर्ण धारणा, मामूली अंतरों की परवाह न करना, और ऑर्डर पर विक्रय। सबसे पहला जो पॉइंट है बाजारों के पृथकीकरण की बात करें, तो कीमत विभेद के लिए आवश्यक है कि वस्तु के 2 या 2 से अधिक बाजार हों। किसी वस्तु के 2 से अधिक बाजार तभी माने जाते हैं जब वे एक दूसरे से पृथक हों तथा दूर दूर स्थित हों, तथा एक बाजार से दूसरे बाजार में वस्तुओं को ले जाना संभव नहीं हो। बाजारों का पृथकीकरण इसलिए आवश्यक है कि इसके अभाव में सस्ते बाजार से महंगे बाजार में वस्तुएं जाएंगे, जिससे धीरे धीरे दोनों बाजारों के मूल्य विभेद जो है समाप्त हो। उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण की बात करें, तो कीमत विभेद इस स्थिति में 4 कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण है उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता की अज्ञानता की बात करें, तो कीमत विभेद तभी संभव है जबकि उपभोक्ता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि बाजार के एक भाग से दूसरे भाग की अपेक्षा वस्तु की कीमत कम है। दूसरी जो स्थिति है वो है अविवेकपूर्ण धारणा। कीमत विभेद तभी संभव है जबकि बाजार के एक भाग में उपभोक्ताओं में यह अविवेकपूर्ण धारणा है वो कि वस्तु की ऊंची कीमत इसलिए दे रहे हैं कि वह अधिक अच्छी है। तीसरी जो कारण की बात करें वो है मामूली अंतरों की परवाह न करना।
मूल्य विभेद उस समय भी संभव है जबकि जो है कीमतों में मामूली अंतर हो और उपभोक्ता इन छोटे छोटे अंतरों की कोई चिंता ना करते हों। चौथी जो विशेषता की बात करें वो है ऑर्डर पर विक्रय। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जो है यदि विशिष्ट ऑर्डर पर वस्तुएं बनाई व बेची जाती हैं तो कीमत विभेद अत्यधिक सफल होता है, क्योंकि इस दशा में एक क्रेता को यह पता नहीं लग पाता कि दूसरे ग्राहक से कितनी कीमत ली जा रही है। दूसरी जो स्थिति की बात करें वो है वस्तु की प्रकृति। ये विशेषताओं के कारण दूसरी जो विशेष बात करें वो है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति की बात करें तो वस्तु अथवा सेवा में पुनः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे डॉक्टर और वकील आदि की सेवाओं में कीमत विभेद सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर धनी व्यक्तियों से अपनी सेवा की जो है कीमत निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा जो है अधिक लेने में सफलता प्राप्त कर लेता है। तीसरी जो विशेषता है वो है यातायात व्यय। एकाधिकारी विभिन्न बाजारों का ऐसा भौगोलिक विभाजन कर सकता है कि किसी वस्तु के एक बाजार से दूसरे बाजार तक ले जाने का परिवहन व्यय अत्यधिक हो। इस परिवहन व्यय के कारण भी विभिन्न बाजारों में एक वस्तु विभिन्न दरों पर बेची जाती है। और जो चौथा जो बात करें जो विशेषता है वो है सरकारी नियमन। कुछ दशाओं में जो है सरकार एक अधिकारी को वस्तु या सेवा की विभिन्न कीमतों को लेने की कानूनी स्वीकृति दे देती है। जैसे एक बिजली कंपनी रोशनी तथा पंखों के लिए ऊंची दर तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिए जो है नीची दर लेती है, क्योंकि उसे कानूनी स्वीकृति मिली होती है। कीमत विभेद के लिए जो है दशाओं में जो बाजारों का पृथकीकरण आपने इससे पहले पढ़ा। दूसरी जो बात करें तो वो है मांग की लोच में विभिन्नता। कीमत विभेद एक अधिकारी के लिए उस समय लाभदायक होता है जब मांग लोच एक बाजार से दूसरे बाजार में भिन्न भिन्न रहती है। इस तथ्य को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि दो बाजारों में मांग की लोच बराबर है तो एक अधिकारी को इन दोनों बाजारों में कीमत विभेदीकरण से कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि जब दो बाजारों में मांग की लोच बराबर रहती है तो इन दोनों बाजारों में सीमांत आगम भी बराबर रहता है। नंबर दूसरी जो बात करें, इसके विपरीत यदि दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न रहती है तो इन दोनों में वस्तु का सीमांत आगम भी अलग अलग रहता है। तीसरी जो विभिन्नता की बात करें वो है जिस बाजार में मांग की लोच अपेक्षाकृत कम रहती है वहाँ सीमांत आगम भी कम होगा, तथा जिस बाजार में मांग की लोच अधिक रहती है वहाँ सीमांत आगम भी अधिक होगा। चौथी जो विभिन्नता की बात करें वो है ऐसी स्थिति में वस्तु को कम सीमांत आगम वाले बाजार से निकालकर अधिक सीमांत आगम वाले बाजार में विविधीकृत कीमत पर बेचने से एक अधिकारी को लाभ प्राप्त होता है। वस्तुतः दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच में अंतर होने से कीमत विभेदीकरण लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।